मैं यहां से बोलने की इजाजत चाह रहा हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे पता है कि मंत्री महोदय जल्दी में हैं, मैं भी चाहता हूं कि बिल जल्दी से पास हो जाए। 4 साल से स्टैंडिंग कमेटी में मैं लगा हुआ था इस बिल के लिए। सबसे पहले तो सचिन पायलट साहब को सारे लोग बधाई दे रहे हैं, मेरी भी बधाई उनको है। और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, जो अंत में गोल करता है नाम उसी का होता है। तो इसको वीरप्पा मोइली साहब पायलट कर रहे थे, सलमान खुर्शीद साहब कर रहे थे, उसके पहले प्रेमचंद गुप्ता कर रहे थे। हमारी भी स्टैंडिंग कमेटी में अनंत कुमार आए, मुरली मनोहर जोशी आए, इसके बाद यशवंत सिन्हा साहब आए। लेकिन ये सारा क्रेडिट सचिन पायलट साहब को जाएगा। इतिहास उनको याद रखेगा कि आपने 1956 के बाद, इतने वर्षों के बाद आपने ये बिल लाया, इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं। और चूंकि आप युवा हैं, इसीलिए रात भर ये पार्लियामेंट जगकर आपको सहयोग कर रहा है, इसके लिए आपको पार्लियामेंट को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये जमाना परिवर्तन का है और इस बिल का जो मतलब है वो चेंज। और जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में कहा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल आर्थिक स्थिति जिस तरह से बदली है, उसके लिए नए कंपनी बिल की आवश्यकता है और इसीलिए इसको रिराइट किया गया है। और इसी तरह से सरकार और भी कर रही है डायरेक्ट टैक्स कोड, क्योंकि पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ जो है 1961 का वो बदल रहा है। 1947-48 में जो डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में कि एक्साइज अलग रहेगा, सेल्स टैक्स अलग रहेगा, तो अब सरकार वैट और इसके माध्यम से अब जीएसटी बदलने की बात कर रही है। और आपको पता है कि इस चेंज में सहयोग करने के लिए, क्योंकि पहले सोशलिज्म था, उसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिज्म था, अब कैपिटलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने फैक्ट्री बिल को बदला, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बदला। और उसके जो उदाहरण है हमारे देश में कि हम पूरी दुनिया में कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका एक उदाहरण है। और उसमें कंपनी बिल आपको सहयोग करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्योंकि ये चेंज के साथ एक ट्रांसपेरेंट बिल है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी कॉर्पोरेट में। और इक्वेलिटी जो सीएसआर है कि पारदर्शिता के साथ समानता, आम आदमी को समानता कैसे मिलेगी, ये इस बिल का मकसद है। हमारे पहले के जितने वक्ता बोले, उदासी साहब बोले, निरुपम साहब बोले, शैलेंद्र कुमार साहब बोले, भर्तृहरि महताब साहब बोले, या मंत्री जी आपने बोला, उसको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन जब ये 2000 में जब बिल आया और कहा गया कि पीसमील अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी के बाद इराडी कमेटी आ गई, और इराडी कमेटी के बाद एक जेजे ईरानी कमेटी आ गई। और इन सबों का जो एक समावेश था, और एसएफआईओ के लिए जिस तरह वेपा कमीशन कमेटी आई, और उसने जो चीज कहा और उसके बाद जो चीजें निकल कर आई, इस बिल का है कि ई गवर्नेंस, इस बिल में जो कुछ पॉजिटिव चीज मुझे दिखाई देता है, ई गवर्नेंस है, इनहेंस अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन दुनिया में जो कानून है उसके बारे में मुझे लगता है कि ये कंपनी बिल कहीं न कहीं उसको हम समावेश नहीं कर पाए हैं इसमें। जैसे यूएस, हम उनसे कंपीट करने की बात करते हैं। आज हमारे लिए यदि कोई इकोनॉमी होगी, तीसरी इकोनॉमी होगी, तो यूएस में क्या लॉ होगा, चाइना में क्या लॉ होगा। तो यूएस का लॉ ये है कि उनका एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट के लिए अलग कानून है, अलग कंपनी लॉ है, और सेंटर के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने अलग लाया हुआ है। उसको हम एकोमोडेट नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेट को हमने कोई अधिकार नहीं दिया है, पूरा सेंट्रलाइज कर लिया है। ये बाद के दिनों में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समस्या क्रिएट करेगा, जो कि जीएसटी में और वैट में हमको देखने को मिला है। दूसरा, जो इसके बाद यूके है, जो 1948 का जो यूके का लॉ है, वो मदरली लॉ माना जाता है, जिसको 2006 में उन्होंने अमेंड किया है। उससे भी हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया। 1948 का जो उनका कंपनी लॉ है, ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जो 2006 में उन्होंने अमेंड किया, उसको भी हमने अकोमोडेट नहीं किया है। इसके बाद जर्मनी है और फ्रांस, क्योंकि जिन इकोनॉमी के साथ हमको कंपीट करना है, तो जर्मनी में जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग कानून है, पब्लिक सेक्टर के लिए अलग कानून है। फ्रांस में भी मोर और लेस वही है। हमने इस पूरे कंपनी बिल में, चूंकि हम रिराइट कर रहे थे, तो उसको एकोमोडेट नहीं किया है। जब आप उस बिल को कानून के तौर पर लाएंगे या उसका नोटिफिकेशन करेंगे, तो इसको कैसे एकोमोडेट करेंगे, ये एक देखने का सवाल है। इसके बाद कुछ चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मैं चाहता हूं कि ये कानून यदि पास हो जाएगा, ये कानून यदि पास हो जाएगा, ये क्या है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर, दो चीजें हैं जिसके बारे में कि भर्तृहरि महताब साहब बता रहे थे। चिट फंड कंपनियां नुकसान कर रही हैं, कोई बात नहीं है। रियलिटी सेक्टर नुकसान कर रही है, कोई बात नहीं है।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश में कई एक कानून है, 302 है, रेप का कानून है। आज ही सुशील कुमार शिंदे साहब कह रहे थे फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या सब चीज बंद हो गया? या वो बंद नहीं होता है तो आप बिना किसी को जो है कोर्ट का सहारा दिए हुए आप उसको फांसी पर लटका दोगे? यदि आप ओएफसीडी ऑप्शनल फुली डिवेंचर जो है वो और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है यदि उसको बंद कर देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट को यदि पब्लिक ऑफर के साथ ला देंगे, तो मैं ये कह सकता हूं जो शैलेंद्र कुमार जी का कंसर्न है कि कोई भी दलित आदमी, कोई भी गरीब आदमी एक इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है। और इस देश में उदाहरण है कि टाटा सन्स एक ट्रस्ट के तौर पर आया, इंडिया बुल्स एक ट्रस्ट के तौर पर आया, सबने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है इस देश में, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रुइयाज हो, कोई भी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये किया है और उसका देश में कंट्रीब्यूशन है, चाहे एयरटेल हो। इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस तरह के क्लाउज को आपको कभी भी सरकार के इसमें नहीं देना चाहिए। सेबी को आप हाथ में नहीं दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो मैं अभी सुशील कुमार शिंदे साहब से एक 2 कास्ट को जो है इंक्लूड करने की बात कर रहा हूं। मैंने आपको भी कहानी सुनाई थी, खेतौरी और घटवाल 2 जातियां थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1948 में 26 नवंबर 1948 को उनको कहा कि ये बैकवर्ड ट्राइब्स हैं। जब नोटिफिकेशन होने लगा 1950 में, क्लरिकल एरर से वो जातियां खत्म हो गई। और मैं 65 साल से, और मेरे पहले जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लगातार चारों तरफ चक्कर डाल रहे हैं। रानी नारा बैठी हुई हैं, ट्राइबल अफेयर्स की मंत्री, इनके मंत्री केसी सिंहदेव से मैं 100 मीटिंग कर चुका हूं। वो केवल सुधार होने के लिए अब कहते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल कहेगा, वो कहते हैं कि इसके लिए आपको शेड्यूल ट्राइब कमीशन में जाना होगा, स्टेट का रिकमेंडेशन जाना होगा, एथनोग्राफी रिपोर्ट आएगी। इतने कानून हैं कि वो सुधार, क्लरिकल एरर आज तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इन चीजों को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा कुछ क्लाउज है जिसके बारे में मैं आपसे क्लैरिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मांगता हूं। क्लाउज 149(3) है, इसमें कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो है डाटा बैंक आएगा। अब आप समझिए कि किसी को अमर्त्य सेन को डायरेक्टर बनाना है, किसी को बिल क्लिंटन को डायरेक्टर बनाना है, किसी को जॉर्ज बुश को डायरेक्टर बनाना है, तो क्या वो कहेंगे कि हम कंपनी में डायरेक्टर हो जाएंगे? मौली साहब, या आप जो है दुल्हा बिकता है बाजार में, मुझे खरीदोगे, इस तरह से मैट्रिमोनियल तो नहीं दे रहे हैं ना, आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यदि डाटा बैंक आप बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो चीजें कंपनी को चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। ये क्लाउज स्टैंडिंग कमेटी में भी हम लोगों ने मिस किया है और आपको इसका सुधार करना चाहिए था। इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनी में भी आएगा। अब हम और उदासी साहब मान लीजिए कंपनी बना लिए और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या आवश्यकता है? जब हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारे घर का पैसा लग रहा है, 2 करोड़ की पूंजी में हमने एक कंपनी बना ली, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या आवश्यकता है? कौन सी चीटिंग हो रही है? तो इसीलिए इस तरह की चीजें जो है, जब हम आप किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, 4 दोस्त मिलकर यदि हम अपनी कंपनी बना रहे हैं और यदि आप ऐसा करेंगे तो लाइसेंस परमिट कोटा राज की तरह इस कंपनी बिल का जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक माइनर स्मॉल शेयर होल्डर का जो है, आपने कहा है कि 151 है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो नॉमिनी होगा प्रमोटर डायरेक्टर का। यदि 151 को यदि आप लागू कर देंगे तो वो तो उसका चमचा की तरह बिहेव करेगा। स्मॉल शेयर होल्डर, कोई भी 20,000 का स्मॉल शेयर होल्डर है, उसको जो है उन्होंने, कंपनी वालों ने, प्रमोटर ने कहा कि यही हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा, डायरेक्टर होगा। तो इस तरह का सिचुएशन जो है इसको खत्म करना चाहिए। और उसके बाद सेक्शन 188 है जिसमें है कि आप एमडी डायरेक्टर, किसी को पावर नहीं है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसको कहीं बाहर से मर्जर एक्विजिशन करना है तो उसको जो है एजीएम में जाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि एक मर्जर एक्विजिशन के लिए यदि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए यदि उसको एजीएम में जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो क्या होगा? तो मेरा यह कहना है कि ये सारे सेक्शन 188 है, 151 है, 149(3) है, 149(7) है, 151 है, इसके बारे में आपको रिलुक करने की आवश्यकता है। और मेरा यह मानना है कि आप किसी अधिकारी के दबाव में नहीं आइए। अधिकारी जो है गलत बात कहेंगे और मैंने देखा है 4 साल में ये इसमें कि अधिकारियों का रवैया बहुत ही खतरनाक रहा है। इसके बाद हाइब्रिड है, हाइब्रिड के कारण आपको पता है 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है किसी ने, और हाइब्रिड क्लॉज जो है खत्म कर रहे हैं उसको। इसके बाद मैं अंत में आऊंगा, जो हमारे भर्तरी महताब साहब कह रहे थे, और आपने भी कहा कि एक नया क्लॉज है सीएसआर का। सीएसआर हम लोगों का बड़ा प्रिय विषय रहा। इसमें चेयरमैन साहब यशवंत सिन्हा साहब, भर्तरी महताब साहब, गुरदास बाबू यहाँ नहीं है, हम हैं, थम्बी दुरई साहब हैं। हम लोग 4-5 लोग ऐसे थे जो 4 साल से लगातार सीएसआर के लिए लड़ रहे थे। और सीएसआर कोई नई चीज नहीं है इस देश में।
यदि आप धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में ये धर्मादा के तौर पर, मुस्लिम धर्म में ये जक्कत के तौर पर, और सिख धर्म में ये दशांत के तौर पर जो है ऑलरेडी पहले से। और पुरानी दुनिया में भी ऐसी मेसोपोटामिया का यदि उदाहरण देखेंगे तो 1600 मेसोपोटामिया की सभ्यता में किंग हम्पी जो थे, उन्होंने कहा था कि यदि आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इस देश में तो हम आपको फांसी पर लटका देंगे। 1 मिनट विराम देंगे। Honorable members, the extended time is over. If the House agrees, the time of the House may be extended by another 1 hour. I think the House agrees. हाँ बोलिए। इसी तरह से बोलने दीजिए। किसी भी धर्म की यदि बात करेंगे, यदि जैन धर्म की बात शांति बोलने दीजिए। जैन धर्म क्या कहता है? एकम शत विप्रा बहुधा भवन्तु। आप बोलिए कैसे करेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया अयं निजा परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा। यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में उदाहरण है। और यदि आप मॉडर्न युग में आएंगे तो 1622 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है ना कि वहां कितना बड़ा लड़ाई हुआ, अमेरिका के अंदर लड़ाई हुआ। और मैं मॉडर्न युग में मैं आपको कहता हूं कि सीएसआर की आवश्यकता क्यों है। 1957-53 में लॉर्ड मैकमिलन जो थे, यूके के प्रधानमंत्री थे, उनका बड़ा अच्छा कोट है, बिहाइंड द मास्क द रियल फेस ऑफ सीएसआर। इसमें उन्होंने कहा कि वी हैव लिव्ड सो लॉन्ग एट द मर्सी ऑफ अनकंट्रोल्ड इकोनॉमिक फोर्सेस दैट वी हैव बिकम स्केप्टिकल अबाउट एनी प्लान फॉर ह्यूमन इमेंसिपेशन। और 3 उदाहरण है हमारे पास, 3 उदाहरण है जो आपके समझने के लिए काफी है कि सीएसआर की आवश्यकता क्यों है इस देश में। एक बैट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। केनिया और ब्राजील में क्या हुआ? लोग टीबी से मर रहे हैं। यदि बैट कंपनी देखिएगा, लोग टीबी से मर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का ये क्रिश्चियन एड का जो है, जो उसने पूरा सर्वे किया है, उसके बाद ऐसा कहा है। इसके बाद सेल कंपनी है। नाइजीरिया में 1990 के अंदर आपको पता है कि 80 लोगों को गोली मारना पड़ा। सेल कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है नाइजीरिया से ले जाती है, और उसके बाद वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मुहैया है। और हमारे यहाँ केरल में उदाहरण, आप कहेंगे कि दुनिया का बड़ा उदाहरण है, हमारे यहाँ केरल का उदाहरण है कि कोको कोला जो है, कोको कोला का जो केरल में प्लांट है, और ये है कि वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी के बिना वो विकलांग हो रहे हैं। और इसलिए सीएसआर की आवश्यकता क्या है? सीएसआर को जो है आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से अलग कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटेबिलिटी कहिए। इसको यह एक नया शब्द देना चाहिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी उसकी 10 कारणों से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी? कि जो ह्यूमन राइट्स है और एनवायरमेंट जो उसके कारण खराब हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन आप किस हिसाब से करिएगा। जिस तरह से अभी भरथरी बाबू बता रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी को आप ला रहे हैं। देखिए, ये पूरा दुनिया खुल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अभी वोडाफोन हज का एक बड़ा अच्छा केस है कि 11,000 करोड़ रुपया कहते हैं कि बाहर का बाहर ट्रांजेक्शन हो गया। आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे यहां से पैसा ले जा रहा है। उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता है। आपका जो नेशनल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं ढीला है इसके बारे में, जिसके बारे में कह रहे थे कि मैंडेटरी है कि नहीं देगा तो क्या करेंगे। 5% मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि 5% पहले से ही आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिया हुआ है। और हमारे यहां जहां कोयला प्रोड्यूसिंग स्टेट है या माइनिंग स्टेट है, वो कह रहे हैं कि 5 रुपया टन होगा। लेकिन मेरी जो कंपनी है, मैं जिस एरिया से सांसद होकर आता हूं, आप ये देखिए कि मेरी कंपनी बीआईएफआर में चली गई। ईसीएल कहती है कि हम नुकसान में है। हमारी जो सब्सिडरी है राजमहल में और चित्रा में, वो 1,000 करोड़ रुपया हमारे गोड्डा जिला में, जहां से मैं सांसद हूं, और दूसरा जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र है देवघर, वहां से 500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपया कमाती है। लेकिन जो सौगत बाबू का जो क्षेत्र है रानीगंज में, ईसीएल जो है नुकसान में है। और इस कारण से ईसीएल नुकसान में अपने आप को कहती है, और हमको जो 5 रुपया मिलना चाहिए ये नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सीएसआर जो है, इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट पर ले जाइए, नेट प्रॉफिट पर नहीं ले जाइए। मेरा सजेशन ये है। और बेशक जो आपको कंपनियां कह रही हैं कि आप टैक्स में उनको छूट दीजिए, वो गलत बहकावे में बात कर रही है, क्योंकि टैक्स 33% हमारा है, हमारे लोगों का है। हम उनसे एडिशनल 2% मांग रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ले जाइए। बेशक आप उसको खर्चे में डाल दीजिए कि हम आपका खर्चा इसको मान लेंगे, लेकिन 2% मैंडेटरी हो। माइनिंग के लिए अलग सीएसआर होना चाहिए, सर्विस सेक्टर के लिए अलग सीएसआर होना चाहिए, तभी इस बिल का जो है कोई समाधान हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं कि ये बिल पास हो।
भविष्य आपका उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री अभिजीत मुखर्जी।